विश्वासम बेहतरीन फिल्म निर्देशक शिवा के द्वारा निर्देशित एक सुपरहिट फिल्म है। लेकिन यदि फिल्म में सुपरस्टार अजीत कुमार और जानी मानी अभिनेत्री नयनतारा जी जैसे लोग अभिनय कर रहे हो तो फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म रिव्यू की इस यात्रा में हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, इसलिए झट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 2.5 घंटे की इस फिल्म में 2 कहानियों को जोड़ते हुए दिखाया गया है। पहला तुक्कू दुरई के गांव की कहानी और दूसरा मुंबई में तुक्कू दुरई की पत्नी व बेटी की कहानी। वैसे हिंदी डब में तुक्कू दुरई की जगह हीरो को जयवीरा नाम से परिचित कराया गया है, जो कि एक तरह से सही भी है। इस फिल्म में कहानी को पहले 10 साल पीछे ले जाया जाता है, फिर वर्तमान में लाकर कहानी को खत्म कर दी जाती है और इसके लिए फिल्म निर्देशक के द्वारा माध्यम बनाया गया है। कोडीवेल्लारपट्टी के साथ साथ आसपास के कुल 11 गाँवों में हर 10 साल पर आने वाला एक विशेष त्यौहार को। यहाँ पर इन सभी गाँव वालों के लिए यह त्यौहार बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इस त्यौहार में दूर दराज शहरों में कमाने गए लोग इस त्यौहार के बहाने ही सही सालों बाद अपने घर वापस आते हैं। गाँवों से दूर विवाहित लड़कियाँ थोड़े दिनों के लिए अपने माँ के घर आती हैं। परिवार में खुशियाँ वापस से खिल जाते हैं। बिछड़े लोगों के साथ साथ जाति के नाम पर टूटे रिश्तों को भी ये त्यौहार जोड़ देती है। पर इस बार त्यौहार को मनाए जाने को लेकर गांव वाले 2 धड़ों में बढ़ चुके थे। एक पक्ष का कहना था कि यदि त्यौहार हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, इसलिए त्यौहार को नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी पक्ष का कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, बात मचाने वालों को हम देख लेंगे। वह ऐसा बोलते हुए कलेक्टर साहब से त्यौहार कराने की मांग करते हैं। लेकिन जब कलेक्टर महोदय दोनों पक्षों को बगैर खून खराबा के एक मत पर सहमत होने की बात बोलते हैं, तो गांव में मुखिया पद की दावेदारी जमाने वाला व्यक्ति ओली मुथु मार काट मचाने की बात करने लगते हैं। जब ओली मुथु ये सब बोल रहे होते हैं तो उसी दौरान उन्हें बाहर एक हलचल सुनाई देती है। वो तो समझ चुके थे कि वहाँ कौन आने वाले हैं, फिर भी वो अपनी बात बोले जा रहे थे। तभी वहाँ पर उन 11 गाँवों के मुखिया जयवीरा की धमाकेदार अंदाज में एंट्री होती है। जयवीरा के सम्मान में खड़ा न होने की बात करने वाला ओली मिथु स्वयं उन्हें नमस्कार करके ये प्रमाणित कर जाते हैं कि जयवीरा का गांव में कितना सम्मान था। आगे जब कलेक्टर के व्यक्तिगत सलाहकार उन्हें जयवीरा का परिचय देते हैं तो कलेक्टर महोदय जयवीरा का विचार भी जानने की कोशिश करते हैं और तब जयवीरा अपनी बात करते हुए कलेक्टर महोदय के साथ साथ ओली मिथु को भी सहमत करा ले जाते हैं। पूरे गाँव में त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग मिलजुल कर गाँव में रीति विधि पूर्वक त्यौहार को पूरा करने में जुट जाते हैं। लेकिन त्यौहार मनाए जाने के दौरान एक घटना घटती है। मंदिर से ही सटे नदी की सीढ़ियों पर जयवीरा की दादी मन ही मन एक बात दबाए रोए जा रही थी। पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताती। जयवीरा आकर उनसे आराम से बात करते हैं। तब उनकी दादी उनसे पूछती है कि क्या वो खुश हैं? इस पर जयवीरा अपनी दादी से बोलते हैं, अच्छा दादी, एक बात बताइए, आप कभी हमें रोते हुए देखी हैं क्या? तब उनकी दादी बोलती हैं, चेहरे पर तो खुशी दिखा रहे हैं, पर दिल के दर्द का क्या? इतना तो तजुर्बा है कि चेहरे की खुशी और दुख को परख सकूं। कम से कम अपने उस बच्ची के लिए ही उनके सामने झुक जाइए ना। इतिहास साक्षी है कि औरत के सामने झुकने वाला कभी नहीं हारता। मेरा कोई भरोसा नहीं अगले त्यौहार तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। बस आपकी पत्नी और बच्चे के साथ आपको खुश देखना चाहती हूँ। अपनी दादी के इस तरह से समझाने पर जयवीरा अपनी पत्नी और बेटी को लेने मुंबई चले आते हैं। यहाँ मुंबई में निरंजना फार्मास्यूटिकल कंपनी में अंदर आते ही निरंजना के दोस्त उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वह उन्हें प्रतीक्षालय में इंतजार करने को बोलकर सीधा निरंजना के पास चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद आकर उनसे बोलते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है भैया। इस पर जयवीरा बोलते हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय लग सकता है भैया, शाम तक भी बैठ सकते हैं। आप बोले तो कल आ जाएं। भैया मैडम शहर से बाहर गई हुई हैं। इसी बातचीत के दौरान जयवीरा देखते हैं कि निरंजना अपनी असिस्टेंट से बात करते हुए कार्यालय से बाहर निकल रही हैं। निरंजना जयवीरा की ओर ही आती हैं, पर वो उन्हें अनदेखा करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके इस गुस्से को देखकर जयवीरा 10 साल पहले की बात सोचते हैं। जयवीरा पूरे रीति विधि के साथ निरंजना से अपने गांव कोडीवेल्लारपट्टी में शादी करते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों को एक प्यारी सी बेटी होती है। निरंजना साल भर पहले ही इस गांव कोडीवेल्लारपट्टी में मेडिकल कैंपेनिंग करने आई थी,
तब शुरू शुरू में उन्हें जयवीरा पसंद नहीं आए, यहाँ तक कि वो उन्हें जेल भी भिजवा दी, जो कि उस गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जेल से छुड़वाने वाले भी वही रहती हैं। पर जेल से छुड़ाने के बदले में जयवीरा उनकी अवि तेजप्पा की धमकियों से बचाते हैं और साथ ही साथ उनकी मेडिकल कैंपेनिंग में भी मदद करते हैं। धीरे धीरे निरंजना को जयवीरा की हिम्मत, दूसरों के लिए परवाह, उनके लिए किसी से भी भिड़ जाना पसंद आने लगा था। यही वजह उनके शादी का भी कारण बना। लेकिन अब यही निरंजना के लिए मुसीबत सा लगने लगा था। जिस बेटी के लिए वो अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी, जयवीरा की आपसी लड़ाई में उसी बेटी को घायल हालत में देखी तो आवेश में आकर जयवीरा को काफ़ी भला बुरा बोल दी और सारे संबंध तोड़ने की धमकी देते हुए मुंबई चली आई। जयवीरा आज उसी बेटी श्वेता को देखने मुंबई के स्टेडियम शिवा संकुल में आए हैं। पर जयवीरा के लिए यह उतना भी कुशल नहीं हो पाता, क्योंकि निरंजना वहाँ भी मौजूद दिखाई पड़ती है। निरंजना का जयवीरा के लिए गुस्सा साफ दिखाई पड़ता है। पिता का छाया भी न पड़े, इसलिए निरंजना अपनी बेटी को शिवा छत्रपति स्टेडियम से सीधा अपने कंपनी में लेकर चली आती हैं और ऑफिस का थोड़ा सा काम खत्म करके दोनों लोग साथ में घर जाएंगे, ऐसा श्वेता से कहती हैं। लेकिन श्वेता को ऑफिस में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह जिद करती हैं और इसी जिद में बगैर पूछे ड्राइवर के साथ घर चली जाती हैं। पर कुछ ही समय बाद निरंजना पर श्वेता का फ़ोन आता है। श्वेता बताती है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। निरंजना तो घबरा जाती है। निरंजना के पूछने पर श्वेता बताती हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। श्वेता की ये बात सुनकर निरंजना बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं। इसीलिए वह तुरंत जयवीरा को फ़ोन करती हैं और धारावी जंक्शन पर श्वेता का पीछा करने के लिए उन्हें बहुत बिगड़ती हैं। पर जयवीरा बताते हैं कि वो तो रेलवे स्टेशन पर है। निरंजना उन्हें साफ शब्दों में धमकाते हुए फ़ोन काट देती हैं। इधर श्वेता का ड्राइवर अपना जान बचाकर भाग निकलते हैं। सारे गुंडे श्वेता का पीछा करने लगते हैं। श्वेता जान बचाकर भाग ही रही होती है कि तभी वहां पर जयवीरा का आगमन होता है। मारपीट के दौरान सभी लोग एक साथ जयवीरा पर हमला करते हैं। पर जयवीरा किसी को भी नहीं छोड़ने वाले थे, क्योंकि अब बात उनकी बेटी की थी। श्वेता फोन पर अपनी माँ से बताती हैं कोई उन्हें बचाने आए हैं और वो पहनावे से एक तमिलियन है। ये बात जानकर निरंजना उनसे बोलती है कि अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी होगा अब उन गुंडों का होगा। जयवीरा एक को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और एक दो को तो अधमरा कर देते हैं। फिर भी जब उनमें से एक दौड़कर श्वेता को मारने का प्रयास करते हैं तो जयवीरा तलवार फेंक कर मारते हैं, लेकिन पीटीएसडी की वजह से श्वेता मूर्छित हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निरंजना श्वेता के स्पोर्ट्स कोच से कुछ बातचीत कर रही हैं। बात करने के दौरान श्वेता के खेल प्रशिक्षक बोलते हैं कि श्वेता को दौड़ना बहुत पसंद है मैम, यदि आप उन्हें अमेरिका भेज देंगी तो कई सालों की मेहनत और आने वाले इन 10 दिनों में एथलेटिक चैंपियनशिप में श्वेता का हर हाल में जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। सपनों से ज़्यादा जरूरी उनका जिंदा रहना है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैम। निरंजना, श्वेता को दौड़ना बहुत पसंद है और जब इंसान को अपने पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो उसे बहुत दुख होता है, जैसे हमें हुआ है। वो जी जान से मेहनत की है। यदि आप कहें तो हम श्वेता के साथ मुकाबले तक रह सकते हैं। ऐसे संवेदनशील हाल में भी आप मौके का फ़ायदा उठा रहे आए हैं। उन्हें पता नहीं चलेगा कि मेरा उनके साथ असली संबंध क्या है। हम उनके साथ उनका बाप बन के नहीं, बल्कि बॉडीगार्ड बन के रहेंगे। एक नौकर की तरह उनकी रक्षा करेंगे। भांजा साथ रहेगा तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आप तो ये सब जानती हैं। हाँ कह दीजिए ना। ठीक है, ये एहसान करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? जो भी खुशी से दे देंगी ले लेंगे मैम साहब। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन निरंजना अपने घर के मैनेजर से जयवीरा के ठहरने को लेकर कुछ बातचीत कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर श्वेता आते हुए बोलती हैं, माँ आप सच में इन्हें काम पर रख ली? हाँ बेटा जी। जयवीरा जी, अभ्यास का समय हो गया। ठीक है मैम, चलिए बेटा जी। श्वेता शिवा छत्रपति क्रीड़ा संकुल के मैदान में जयवीरा की देखरेख में अभ्यास तो कर ही रही थी, पर साथ ही साथ जयवीरा के उत्साहवर्धन की वजह से अब और अच्छे से अभ्यास करने लगती हैं। पर इन सब बातों के अलावा जयवीरा श्वेता पर हमला करने वाली घटना को ऐसे ही जाने नहीं देने वाले थे। उन्हें पता चल चुका था कि उनके बेटे की जान के दुश्मन कौन हैं।
इसीलिए एक योजना अपनाकर उन्हें आसानी से किडनैप कर लेते हैं। आमना सामना होते ही दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बताकर धमकियों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के मालिक गौतम वीर का पलड़ा इस बार तो कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन वह मौके की तलाश में रहने लगते हैं। गौतम वीर किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे। इसी योग्यता व सूझबूझ की बदौलत वह भारत के ही नहीं, एशिया के भी नंबर 1 कंस्ट्रक्शन मैन के रूप में छाए हुए थे। मानिए उनके सर पर नंबर 1 का जुनून सवार हो गया हो, और यही आशा वह अपनी इकलौती बेटी में जगाना चाहते थे। पर उनकी आंखों की तारा नेहा को यह बोझ सा बनता गया जब वह स्पोर्ट्स में खराब प्रदर्शन करने लगी। गौतम वीर को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी सेकेंड या थर्ड रैंक लाए। नेहा इस टार्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह एक संगीन कदम उठाने को विवश हो गए। पर इस घटना का माध्यम बनी श्वेता। घटना वाले दिन गौतम वीर के मैनेजर गौतम वीर को ये सच्चाई बताते हैं कि नेहा नेशनल चैंपियनशिप में ड्रग के इस्तेमाल से दौड़ जीती हैं। श्वेता ही वो लड़की हैं जो स्पोर्ट्स क्लब में इसकी शिकायत की थी। इस बात को जानकर गौतम वीर श्वेता के जान के दुश्मन बन जाते हैं और अब इसी वजह से वह जयवीरा के दोस्त की दुकान में तोड़फोड़ भी करवाते हैं। जयवीरा के वहां पहुंचने पर गौतम वीर उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें अपने ताकत का नमूना भी दिखाते हैं। पर जयवीरा भी कम नहीं थे। इतना कुछ हो जाने के बाद वह गौतम वीर को छोड़ने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो कुछ कर पाते। इससे पहले ही श्वेता के घर से फिलोमोना का फोन आ जाता है। तभी बगल में गौतम वीर अपने लोगों से फोन पर बात करते हैं। परिणाम स्वरूप जयवीरा अपनी बेटी को बचाने सीधा MG रोड भागते हैं। उधर श्वेता भागते हुए किसी तरह एक घर के अंदर छिप जाती है। इधर जयवीरा भी भागते हुए उसी गली में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ समय पहले श्वेता भाग रही थी। लेकिन जब एक भिखारी उन्हें इशारा करते हैं तब जयवीरा को असली जगह का पता चलता है। अंदर कमरे में श्वेता पर गुंडे हमला करने वाले रहते हैं कि तब तक जयवीरा वहां आ धमकते हैं और आते ही उन गुंडों को मारने पीटने लगते हैं। वह एक एक को धो डालते हैं। सबको ठिकाने लगाने के बाद जयवीरा श्वेता को लेकर बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आते समय गली में श्वेता को अपनी मां से गुस्से में झगड़कर घर से भागने के लिए समझाते हैं। बाहर सड़क पर आते ही निरंजना दौड़कर श्वेता को गले लगा लेती है। फिर तीनों लोग घर आते हैं और ये घटना निरंजना के मन को बदल देती है। और इतना ही नहीं, जयवीरा के लिए उनके मन की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। पर कुछ ही दिनों के बाद एक दुर्घटना घटती है। जयवीरा अपनी बेटी श्वेता को खेल अभ्यास के बाद कार पार्किंग में अपने घर के सदस्यों से फोन से बात करवाते हैं। पर जब निरंजना श्वेता से ये बात जानती हैं तो जयवीरा को डांटने के लिए अपने पास बुलाती हैं। जयवीरा तो उनके पास आ ही रहे होते हैं, लेकिन जयवीरा निरंजना के पास पहुंचते कि तभी उनका ध्यान एक कार की तरफ जाता है। वह कार श्वेता को धक्का मारती। तब तक जयवीरा श्वेता को बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान जयवीरा घायल हो जाते हैं। निरंजना और श्वेता दोनों लोग दौड़कर जयवीरा के पास जाते हैं। जयवीरा के लिए दोनों रोने लगते हैं। श्वेता का रोना श्वेता को तो समझ में आ रहा था, लेकिन उनकी मम्मी जयवीरा के लिए वो समझ नहीं पा रही थी कि उनकी मम्मी आखिरकार क्यों रो रही हैं। इस घटना के बाद निरंजना पूरी तरह से अकेली और डरी हुई महसूस कर रही थी। यही कारण था कि मामा के समझाने के बावजूद वो श्वेता को अमेरिका भेजने की जिद ठान लेती हैं। श्वेता अपनी मम्मी की बात मानकर मम्मी के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल जाती हैं और हवाई अड्डे पर आते ही निरंजना अपनी बेटी को गाड़ी में बैठने को बोलकर अपने दोस्त से फ्लाइट की टिकट लेने जाती हैं। लेकिन जब वो टिकट लेकर गाड़ी के पास आती हैं तो श्वेता गायब रहती हैं। निरंजना तो घबरा जाती हैं। वह श्वेता को इधर उधर ढूंढते हुए परेशान हो रही थी कि तभी उन्हें कुछ ख्याल आता है। इधर जयवीरा श्वेता को फाइनल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए स्टेडियम लेकर चले आते हैं। वह श्वेता से बात करते हुए मैदान की ओर जाने लगते हैं। वह मैदान तक पहुंच पाते, लेकिन तभी गौतम वीर वहां पहुंच जाते हैं और आते ही जयवीरा पर कूद पड़ते हैं। वह जयवीरा को मारने लगते हैं। जयवीरा तो पहले ही जख्मी थे, फिर भी गौतम वीर उन्हें पीटते जा रहे थे। तब तक वहां निरंजना भी पहुंच जाती है। श्वेता दरिया दिल लड़की थी, इसीलिए वह नेहा को यहाँ मैदान में अपने साथ ले आई थी। क्योंकि हादसा के बाद से नेहा का शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया था, कोई भी दवा काम नहीं कर रहा था। और इतना ही नहीं, डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे और इसीलिए नेहा की मम्मी भी इसी आशा में यहाँ मैदान में चली आती है। पर जब गौतम वीर अपनी बेटी नेहा को अस्पताल में नहीं पाते तो यहाँ जयवीरा पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। मार खाने के दौरान जयवीरा निरंजना से श्वेता को वहाँ से ले जाने को कहते हुए का इशारा करते हैं,
निरंजना किसी तरह श्वेता का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से लेकर जाने लगती हैं, पर श्वेता रोते हुए हाथ छुड़ा लेती है, क्योंकि कुछ बातें उनकी मम्मी पिछले 10 सालों से छिपाती आ रही थी। श्वेता अपनी मम्मी को झकझोरते हुए मार खाने वाले उस आदमी से उनके रिश्ते की सच्चाई पूछती है। कई बार पूछने पर आखिरकार निरंजना ये बात बता देती है कि श्वेता के पिता कोई और नहीं बल्कि जयवीरा है। जयवीरा अपनी बेटी को जीत कर आने के लिए वहाँ से जाने को कहते हैं। श्वेता सबके साथ दौड़ में भाग लेती है, पर वह अनजाने में इतने दिनों से अपने पापा के सामने ही पापा की बुराई और उनसे ईर्ष्या की बात कर रही थी। इस बात को लेकर अपने दौड़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा उनकी इस मायूसी से और उदास हो जाती है। लेकिन तभी श्वेता को सीटी बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसा कि जयवीरा प्रतिदिन अभ्यास के दौरान बजाया करते थे। अपने पापा को देखते ही श्वेता में ऊर्जा की लहर दौड़ उठती है। वह धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाने लगती है। देखते ही देखते श्वेता सबसे आगे निकल जाती है और दौड़ प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान लाकर जीत जाती है। जयवीरा बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी गौतम वीर अंदर मैदान में आ जाते हैं। लेकिन तभी उनका ध्यान बेटी नेहा पर जाता है। नेहा की हालत में सुधार से उम्मीद छोड़ चुके गौतम वीर जब उन्हें ताली बजाते हुए देखते हैं तो अपने आंसू रोक नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर सारी सच्चाई जान चुकी श्वेता जयवीरा को अप्पा कहकर बुलाती है। यह सुनते ही जयवीरा रोते हुए श्वेता के पास जाते हैं, फिर दोनों लोग गले मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर निरंजना को अपनी गलती महसूस हो चुकी थी, इसीलिए स्पोर्ट्स मैनेजर के पास जाती हैं ताकि श्वेता के नाम में कुछ संशोधन करवा सकें। इधर श्वेता नेहा के पास आकर उनके आंसू पोंछती हैं। गौतम वीर जब ये देखते हैं तो खुशी के आंसू रोक नहीं पाते, पर उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी होता है, इसीलिए जयवीरा के पास जाते हैं। जयवीरा उन्हें अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपने और चाइल्ड सुसाइड जैसी घटनाओं को मर्डर की बात बताते हुए सहज भाव में समझाते हैं। ये सब बातें सुनकर गौतम वीर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हैं, पर जयवीरा तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। तभी पुरस्कृत मंच से श्वेता के नाम के साथ जयवीरा का नाम भी घोषित किया जाता है। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जयवीरा इसी साल अपने गांव की वह विशेष मेला बड़े धूमधाम से दोबारा मनाते हैं और पत्नी बच्चे को घर वापस लाकर अपनी दादी की भी इच्छा पूरी कर देते हैं। इस तरह से विश्वासम फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। भारतीय केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड संस्था के द्वारा विश्वासम फिल्म को यू का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, मतलब किसी भी उम्र के लोग इसे देख सकते हैं। 7.1 की IMDb रेटिंग वाला यह फिल्म निर्देशक शिवाजी के द्वारा लिखा गया है और साथ ही साथ निर्देशित भी किया गया है, जो कि आपकी निर्देशन में बनाई जाने वाली यह आपकी 11वीं फिल्म है। वैसे तो निर्देशक शिवा एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने कांगुआ, भोला शंकर, किसी का भाई किसी का जान, विवेगम, वेदालम, वीरम, वेदी और शौर्या जैसे खतरनाक फिल्मों को निर्देशित किए हैं। विश्वासम फिल्म में कलईमा मणि अजित कुमार जी के अलावा नयनतारा जी, जगपति बाबू, अनिखा सुरेंद्रन, योगी बाबू और थम्बी रमैया जैसे खास कलाकार दिखे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को 100 करोड़ के खर्च में 10 जनवरी 2019 को सत्या ज्योति फिल्म प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाकर रिलीज किया गया था, पर रिलीज के बाद से अब तक यह फिल्म लगभग 232 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा की कमाई कर ली है। अजित कुमार जी की इस 58वीं फिल्म को 2017 में बनाने की तैयारी की गई थी। जानी मानी अभिनेत्री नयनतारा जी की यह फिल्म विश्वासम आपकी 62वीं फिल्म है। वहीं लव स्टोरी व एक्शन फिल्मों के हीरो सुपरस्टार जगपति बाबू जी की यह 137वीं फिल्म है। लगभग 2.5 घंटे की इस रंगीन फिल्म में अजित कुमार, नयनतारा जी और जगपति बाबू के अलावा योगी बाबू, विवेक जी, थम्बी रमैया, रोवेश शंकर, अनिखा सुरेंद्रन, भरत रेड्डी, नारायण लकी, जॉर्ज मार्यन, छत्रपति शेखर, मीमे गोपी, सुंदर, रवि प्रकाश, मुख्तार खान, मधुमिता, सलोनी, सुरेखा वानी जी जैसे खास कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं। इस तमिल भाषी फिल्म को गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के द्वारा हिंदी में डोल्बी एटम्स के साथ हिंदी डब करके रिलीज किया गया है, जिसे कि जियो हॉटस्टार के साथ साथ अमेजॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखा जा सकता है। और यदि इस फिल्म के हिंदी डबिंग कलाकारों की बात की जाए तो एजाज खान जी इस फिल्म में अजित कुमार जी को हिंदी में अपनी आवाज़ में डब किए हैं।
वही अमर बाबरिया जी विवेक को अपनी आवाज़ में डब किए हैं। परिणीता चटर्जी जी कुबेर सरला को, रुतार्थ त्रिवेदी जी भरत रेड्डी को, चेतन आदिप जी मैथ्यू वर्गेस को, आदित्य राज जी थम्बी रमैया को, कंचन पगरे जी योगी बाबू को, मनोज पांडे जी रोवे शंकर को, पंकज कालारा जी सुंदर को, सोनू पाहुजा जी मनोहर को और शाहनवाज प्रधान जी जॉर्ज मार्टिन को अपनी आवाज़ में डब किए हैं। तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि वीडियो को लाइक कर दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो हम लोग फिर मिलते हैं रुद्रन फिल्म के रिव्यू वीडियो में। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।